नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। एनसीईआरटी की बुक और पीडीएफ लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मानवी क्लासेस को फॉलो ज़रूर करें। तो आज क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का जो कि तीसरा अध्याय था, आज उसका सेकेंड वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि प्रोटीन के लिए परीक्षण का मतलब होता है जाँच, कि प्रोटीन का जाँच हम कैसे करें या उसके सोर्स और किस चीज़ से हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिल पाए और कि वह सेहत के लिए किस तरह लाभदायक है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण या क्रियाकलाप 3.7 आइए जांच करें। कहता है इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। कहता यदि खाद्य पदार्थ ठोस अवस्था में हो, उसको पाउडर फॉर्म में कर ले। कहता सावधानी देखिए क्या क्या इसमें बताया गया है। कहता ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो ले। इसमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डाले और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। अतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलावे। कहता है ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर ले और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। कहता परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। देखिए यहाँ दिखाया गया है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण, कि इसको जांच कर रहा है कि कितना इसमें अगर कोई खाने की सामग्री है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना है। सोयाबीन है, मटर है, मूंगफली है, चावल है, ब्रेड है, खरल और मूसल, यानी कि आप जिससे उसको पाउडर फॉर्म में न डाल सकते हैं, जिसको अपना लोग गांव घर में खल या कूटने की सामग्री बोलते हैं, जिसमें कि हम मोटा मोटा अनाज को डाल के उसको पतला पतला फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कास्टिक सोडा है और कॉपर सल्फेट है। कहता आपने क्या देखा, क्या आप प्रखनली के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग के रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, जो कि बैंगनी रंग का होता है। ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में लिखिए। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। देखिए मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होता है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो। इनमें से किन खाद्य पदार्थों को आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। ऐसा अन्य खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों, जिसमें कि
प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ उपस्थित हो। खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। कहता खाद्य पदार्थ का नाम। मंड परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग। वसा परीक्षण में तैलीय द्रव्य। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, मंड उपस्थिति, वसा उपस्थिति, प्रोटीन उपस्थिति। मतलब कि आलू में आप देखिए आयोडीन परीक्षण से पहले, आयोडीन परीक्षण के बाद क्या क्या उसका पदार्थ का रंग होता है, उसको इसमें भरना है। कि जैसे कि प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है तो वो बैंगनी रंग का हो जाता है, उसमें आपको इसमें टिक लगा के निश्चित करना है। कहता संतुलित आहार। संतुलित आहार कहता क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। कहता आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित है या नहीं। यदि नहीं तो जांच कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल की सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? कहता आइए तुलना करें। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। आलू के चिप्स और भुने हुए चने। कहता पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम आलू का चिप्स लिया है जिसमें कि ऊर्जा 536 कैलोरी ऊर्जा है। वसा देखिए 35 ग्राम वसा है। कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम है। प्रोटीन 7 ग्राम है। जबकि आहारीय रेशे 4.8 ग्राम है। यही भुने हुए चना में देखिए जो कि ऊर्जा की मात्रा कैलोरी बहुत ज़्यादा है आलू के चिप्स की अपेक्षा। 355 कैलोरी है चने में, जबकि 536 कैलोरी ऊर्जा आपके आलू के चिप्स में मिलेगा। वसा फैट भी देखिए बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ आलू के चिप्स से भुंजे हुए चने में अधिक है, जिससे कि आलू के चिप्स खाने से ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहिएगा भुंजे हुए चना खाने से। कहता आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आप ऊपर देखिए कि दोनों चीज़ में आप क्या खाना पसंद करेंगे और अगर खाना पसंद किए तो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। कहता कुछ खाद्य पदार्थ में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य जंक फूड कहा जाता है, जिसमें कि प्रोटीन, खनिज, विटामिन की मात्रा कम हो उसे जंक फूड यानी कि फास्ट फूड जिसको हम लोग कहते हैं उसे कह सकते हैं। कहता इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। स्वास्थ्य ही
परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। कथा क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? देखिए, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी पब्लिकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं। तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। देखिए, अभी FSSAI के द्वारा ही बहुत खाने की चीज़ के पैकेट पे ये लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो है भारत सरकार के खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। मिलेट मोटा अनाज या पोषक अनाज, मोटा अनाज जो है उसे ही हम पोषक अनाज कहते हैं। कहते संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं कि भारत देश में ही होता है। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सर्दियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मिल यानी कि फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक की फसल को हम कैसे बोते हैं, कैसे उगाते हैं और कैसे उसको काट के घर तक लाते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है जिससे कि हम उसको खाने योग्य बनाते हैं। तो थाली कहने का मतलब है कि आप जब उसको खाने के लिए तैयार पूर्ण रूपेण कर चुके हो तो उसके बारे में देखते हैं। कहता खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। कहता किसान द्वारा गेहूं उगाना, ये फोटो में दिखा रहा है कि कैसे गेहूं होता है। अनाज की मराई और ओसाई कि अनाज को हम कैसे झाड़ते हैं भूसा। रोटी की कहानी खेत से थाली तक, ये तो आप हेडिंग ही देखे थे। अनाज का भंडार जब आप उगा लिए, उसको बोरी में करके एक जगह एकत्रित किए, खेत से अनाज पीसना और पैक करना कि अब हम अनाज पीस लिए हैं मशीन में, अब उसको पैक किए, खुदरा दुकान तक परिवहन कैसे किए, खुदरा दुकान तक परिवहन किए ट्रांसपोर्ट के द्वारा, उसके बाद हमारे थाली में भोजन कैसे बना, ये सारा यहाँ पर फिगर दर्शाया गया है। कहता गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादन से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील फूड कहा जाता है। जो फसल हम लोग खेत में उगाते हैं
उगाने के क्या क्या प्रोसेस है, उसको हम जब अपने खाने युक्त बनाते हैं तो उसे ही खाद मिल यानी कि फूड माइल कहा जाता है। खाद मिल को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहारा मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ रखता है। कहता बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रिया की समय सीमा टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मिल को कम किया जा सकता है। स्वस्थ खाए, मिल बांटकर खाए और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। देखिए प्रमुख शब्द दिया हुआ है जो कि पिछले चैप्टर में ही यूज हुआ है उसका, कि आप जिसको एक कठिन शब्द के रूप में कह सकते हैं। आइए सारांश देखते हैं। सारांश देखना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ देखें या ना देखें, क्योंकि सारांश में पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट एक जगह एकत्रित करके दिया हुआ होता है जिसे हम सारांश बोलते हैं। कहता है संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। कहता किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकता, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती है। समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है। खाना पकाने के प्रारंभिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आप खाना पकाने के तरीका में अंतर तो आप देखे होंगे। जिसमें कि पहले के लोग, हमारे दादा दादी सब मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते थे और लकड़ी उबला यानी गोईठा का यूज करते थे। लेकिन अभी के समय में अधिकतर लोग गैस चूल्हा का यूज करते हैं। गैस सिलेंडर से चूल्हा तक कनेक्शन करके उससे खाना बनाते हैं। कहता समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है। खाना पकाने के प्रारंभिक और आधुनिक तरीका में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता है। यह हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। कहता हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल की भोजन के आवश्यक घटक हैं। कहता कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। कहता कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। शरीर वर्धक कहने का मतलब कि शरीर में वृद्धि लाने का वाला तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। विटामिन और शरीर हमारे खनिज को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं, हमें रोग से बचाते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। तथा लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषकों की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। कि जब रोग होता है तो खान पान के कारण ही होता है, कि अधिक समय तक कि कई पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारे शरीर में
बीमारी उत्पन्न होता। कहता जंक फूड अस्वस्थ होते हैं। जंक फूड जो होता है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, वो अस्वस्थ होता है क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। कहता मिलेट को मोटा अनाज यानी कि पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती भिन्न जलवायु परिस्थिति में आसानी से की जा सकती है। कहता स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और गृह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। कहता किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। ये तो आप पीछे देखे ही थे। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। देखिए अब जो है कि प्रश्न दिया हुआ है इस चैप्टर का, इसको आप लोग पढ़िए और बनाइए। कहता निम्नलिखित में से असंगत को चुने और कारण बताए कि इसमें से असंगत क्या है। इसको चुने अलग, जैसे 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा, तो अलग क्या है उसको चुनिए और किस प्रकार अलग है उसको बताइए। इसी तरह ये सब प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग हल कर लें। तो चलिए ये अध्याय 3 खत्म हो गया है और कल हम लोग देखेंगे चुंबक को जाने कि चुंबक क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।